डीएनए में आज सबसे पहले हम देश के मुर्दा सिस्टम का विश्लेषण करेंगे। हमें बेहद अफसोस, पीड़ा और गुस्से के साथ आज इस देश के सिस्टम को मुर्दा कहना पड़ रहा है। लेकिन आज कानपुर से आई ये खबर ने हमें इस शब्द का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। ये वो सिस्टम है जिसकी वजह से बुखार से तड़पता एक 12 वर्ष का बेटा अपने पिता की गोद में ही दम तोड़ देता है और सब लोग एक गरीब की मौत का तमाशा देखते रहते हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, ओडिशा के कालाहांडी की तस्वीरों को देखकर पूरा देश विचलित हो गया था। उन तस्वीरों में दाना माझी नाम का एक गरीब आदिवासी अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लादकर 10 किलोमीटर तक पैदल गया था क्योंकि उसे अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली थी। कालाहांडी की इन तस्वीरों को देखकर एक तर्क ये भी दिया गया था कि कालाहांडी ओडिशा के ही नहीं बल्कि इस देश के सबसे गरीब जिलों में से एक है। लेकिन अब ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई हैं। कानपुर ना तो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका है, ना ही कानपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों की कोई कमी है। कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और देश की राजधानी दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसके बाद भी कानपुर में 12 साल के इस बच्चे ने अपने पिता के कंधों पर दम तोड़ दिया। इन तस्वीरों में एक पिता अपने 12 साल के बेटे को कंधे पर लादकर कानपुर के सरकारी अस्पताल हैलट के अंदर दौड़ रहा है। उसका बेटा 2 दिनों से बुखार से तप रहा था, लेकिन अस्पताल की इमरजेंसी में बैठे डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की बजाय उसे बच्चों के अस्पताल में ले जाने को कहा, जो इसी अस्पताल के कैंपस में ही है। इमरजेंसी से बच्चों के अस्पताल के बीच की दूरी करीब 250 मीटर की है, लेकिन इस दूरी के लिए ना तो इस व्यक्ति को कोई एम्बुलेंस दी गई और ना ही कोई स्ट्रेचर। मजबूरन इस व्यक्ति ने अपने बच्चे को कंधे पर उठाया और बच्चों के अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक इस बच्चे की मौत हो चुकी थी। बाद में ये व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी गया और वहां पता चला कि अगर इस बच्चे को 20 मिनट पहले लाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। कालाहांडी में तो दाना माझी की पत्नी की मौत हो चुकी थी और फिर उनके शव को ले जाने के लिए अस्पताल की तरफ से कोई एम्बुलेंस नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर में अगर इस बच्चे को वक्त पर इलाज मिल जाता और अगर डॉक्टर उसे अस्पताल के अंदर चक्कर नहीं लगवाते तो शायद उसकी जान बच जाती। आप में से बहुत से लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि जब ये मजबूर पिता अपने बेटे के शव को लेकर दौड़ रहा था तो हमारे रिपोर्टर या कैमरामैन ने उसकी मदद क्यों नहीं की। और ये बहुत ही जायज़ सवाल है, तो हम आपके सवाल का जवाब भी आपको दे दें। इन तस्वीरों को जी न्यूज़ के कैमरामैन या रिपोर्टर ने रिकॉर्ड नहीं किया है। ये तस्वीरें हमें सोशल मीडिया के जरिए मिली। जब हमने ये तस्वीरें देखी उसके बाद हमने वहां पर अपने रिपोर्टर को भेजा और रिपोर्टर को भेजकर इस पूरे मामले की जांच करवाई और आपके लिए इस खबर की बाकायदा वहां जाकर रिपोर्टिंग की, क्योंकि हमें लगा कि ये खबर पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि चिकित्सा से संबंधित लापरवाही चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कानून के मुताबिक दोषी को सिर्फ 2 साल की सजा ही हो सकती है। किसी भी तरह की लापरवाही की सूरत में आईपीसी की धारा 336, 337 और 338 के तहत केस चल सकता है, जिसमें सिर्फ 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चिकित्सा से संबंधित लापरवाही में आईपीसी की धारा 304A के तहत केस चल सकता है, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हमारे देश के संविधान ने देश के हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का हक दिया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे इस देश के किसी भी हिस्से में रहता हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी व्यवस्था अब इतनी सड़ चुकी है कि वो 12 साल के एक बच्चे को वक्त पर इलाज तक मुहैया नहीं करा सकती। वहाँ पे लेके गए एजेंसी बताया कि 20 मिनट पहले आते थे आपका बच्चा बच जाता। ये बहुत ही हृदयविदारक और आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है। ये तस्वीरें इंसानियत से आपका भरोसा उठा सकती हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं।
क्योंकि ये हमारे मुर्दा हो चुके सिस्टम की तस्वीरें हैं। यह शख्स एक पिता है जो अपने कंधे पर अपने 12 साल के बीमार बच्चे को लेकर कानपुर के एक सरकारी अस्पताल के भीतर दौड़ रहा है। वो एक डॉक्टर को खोज रहा है जो उसके मरते हुए बच्चे को बचा ले। पहले आप पूरा मामला समझिए। कानपुर के सुनील सरकारी अस्पताल हैलट में अपने 12 साल के बुखार से पीड़ित बच्चे का इलाज करवाने गए थे, लेकिन इमरजेंसी के डॉक्टरों ने उन्हें चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर जाने को कहा। इमरजेंसी से चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक का सफर करीब 250 मीटर का है, लेकिन इस दूरी के लिए ना तो सुनील को कोई स्ट्रेचर मिला और ना ही एम्बुलेंस। डॉक्टर कोई था ही नहीं वहाँ पे, हमको ऐसे ही सब लोग बता दिए वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हम इधर रिटेल लेके। अच्छा, किसी से मुलाकात हुई जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पे? हमें तो भाई वहाँ पता नहीं, हम अपने बच्चे को देखे कि वहाँ किसको जिसके पास जाओ तो वो इधर से उधर टाल रहा था। अच्छा, वो कहाँ जाने के लिए कहा था आपको इमरजेंसी में? को भेजा गया जहाँ जच्चा बच्चा अस्पताल है, तो रास्ता बता दिया गया, फिर हम वहीं से पैदल ही लेके भागते गए। अच्छा, जब बाल रोग आप पहुँचे वहाँ पे कितनी दूरी पे है इमरजेंसी वार्ड से? वहाँ से काफ़ी दूर है सर, 200 मीटर समथिंग है। दूर पे लेके जा रहे थे आप। आखिरी सांसें लेते बच्चे को सुनील ने कंधे पर उठाया और बाल रोग विभाग की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में 1-2 नहीं बल्कि 7 कारें और 2 एम्बुलेंस भी थी, लेकिन अगर नहीं थी तो इंसान। आखिरकार 2 लोगों ने सुनील का साथ दिया और उसके बच्चे को उठा लिया। हाफते कांपते जब सुनील ने बाल रोग वार्ड में कदम रखा, तब तक अंश की सांसें थम चुकी थीं। अचानक बुखार आया। रात को अचानक बुखार आया था। लेकिन सिस्टम की लापरवाही यहीं पर नहीं थमी। सुनील जब मृत बच्चे को अपने घर लेकर जा रहे थे तो बच्चे के शरीर में कुछ हरकत हुई। वो उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां के डॉक्टरों ने कहा कि अगर 20 मिनट पहले ले आते तो शायद बच्चे की जान बच जाती। इसीलिए सुनील को अब उन जूनियर डॉक्टरों की क्षमता पर भी शक हो रहा है जिन्होंने उसके बच्चे को मृत घोषित किया था। जब आप बाल अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने बच्चे को देखा, कुछ चेक किया, डॉक्टर मिले थे वहाँ की? नहीं, डॉक्टर थे कि वो जूनियर डॉक्टर थे, कौन था ये तो मालूम पता। नए लड़के टाइप के थे, एक लड़की थी एक लड़का था। अब वो डॉक्टर है क्या है, उन्होंने मृत घोषित किया, वहाँ से लेके चल दिए। बाल अस्पताल में वहाँ डेट घोषित कर दिया गया कि आपका बच्चा नहीं है। तो उसको ले करके जब मैं आया हूँ तो ये हमारे घर के बाहर ही चौराहे पे ही बच्चे की बॉडी ने रिएक्ट किया, मतलब एक झटके टाइप में बॉडी ने लिया। तो ये हुआ कि बॉडी में सांस है, प्राण। उसको लेकर के यहाँ कानपुर का एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, रीजेंसी हॉस्पिटल, वहाँ पर लेकर गए तो डॉक्टरों ने देखा बच्चे को, देखने के बाद कहा कि आप 20-25 मिनट लेट हैं, अगर आप 20-25 मिनट पहले आ जाए तो आपके बच्चे को बचा लिया जाता। सवाल यह भी है कि अगर हैलट अस्पताल की इमरजेंसी में ही डॉक्टरों की संवेदनाएं जाग जाती तो अंश की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि डॉक्टरों का दावा है कि उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही बच्चे को मृत घोषित किया था। बस बच्चा जब आया था तो हमने उसे रिसीव किया, उसके हमने हार्ट रेट चेक की, रेस्पिरेशन नहीं था, हार्ट रेट चेक की, हार्ट रेट भी नील थी। हमने प्यूपल्स देखे, प्यूपल्स फिक्स एंड डायलेटेड थे। तो फिर मैंने अपने को JR2 को बुलाया, कंफर्म किया कि हार्ट रेट नील है, प्यूपल्स डायलेटेड है, तो हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। अंश का पूरा परिवार सदमे में है। माँ तो रो रो कर बेहोश हो रही है और दादी को समझ में ही नहीं आ रहा कि एक ही झटके में अचानक से उनके परिवार के साथ ये क्या हो गया। हमारे बच्चों को अगर साधन मिल गया होता तो हो सकता है हमारा बच्चा बच गया होता। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल अगर दूसरे के साथ होगा तो कैसे होगा। जिस अंश के लिए उसके जीते जी डॉक्टर मुहैया नहीं थे, उसके जाने के बाद अब उसके घर पर डॉक्टरों से लेकर अधिकारियों तक की लाइन लगी हुई है। जांच के भी आदेश हुए हैं, लेकिन जांच तो जांच होती है, उस पर क्या कहा जाए, आप खुद समझदार हैं। बिंदु पर भी हम लोग जांच करेंगे, ये बिंदु भी हम लोग जांच में शामिल करेंगे
कि स्ट्रेचर उपलब्ध कराने के लिए कौन कर्मचारी की ड्यूटी थी उस समय और स्ट्रेचर उसको क्यों नहीं उपलब्ध हो सका। इसमें 2 लोगों की कमेटी है, एक एडिशनल सीएमओ डॉक्टर श्रीवास्तव साहब है और मैं हूँ उसमें जो है। फ्राइडे को छुट्टी पे था, सैटरडे संडे में छुट्टी पे था, लेकिन अभी जो आने के बाद मैंने पेपर देखा, बच्चा को लेकर के वो आया और शायद किसी ने उसको बाहर से भगा दिया या कह दिया कि पीडियाट्रिक्स जाओ, या किसी अंदर ले करके कहा पीडियाट्रिक्स जाओ, क्योंकि उसमें यह है कि यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो बच्चों के इलाज के लिए प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं। भी टीम वहीं जा रही है और वो हॉस्पिटल जाके और इस रिकॉर्ड को ज़रूर देखेगी कि अगर ये पहुँचा तो इसे टाइमली इसे अपनी प्लेस पे पहुँचाने के लिए जो टाइम लैग लगा वो क्यों, क्या रीजंस क्या थे। कानपुर में बेशक डॉक्टरों और अस्पताल की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई हो, लेकिन सिस्टम के जिस अधिकारी पर जिले में मेडिकल व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो अपना फोन तक उठाना गवारा नहीं समझते। आरपी यादव को कई फ़ोन किए, हम एक बार फिर से आपके सामने फ़ोन करते हैं। सीएमओ कानपुर के हैं आरपी यादव, और देखते हैं क्या इस बार वो फ़ोन उठाते हैं या नहीं। हम दोपहर से उनको लगभग 8 से 10 फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन उनका फ़ोन अभी तक उठा नहीं है, एक भी फ़ोन का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। हम उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि आखिर कानपुर में जो भी कुछ हुआ ये सुनील के बच्चे के साथ में, उसमें किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं, आप सुनिए, घंटी की आवाज़ लगातार जा रही है और वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। आप देखते रहिए, घंटी ये जा रही है। सीएमओ कानपुर आरपी यादव जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं कानपुर के, इनके जिम्मे ही है पूरे कानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था। जो भी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चीज़ होती है उसकी सीधे तौर पे जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होती है। आरपी यादव जो कि सत्ता के बेहद करीब माने जाते हैं और उनका आप रवैया इसी से देख सकते हैं कि सुबह से उनको फ़ोन किया जा रहा है लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। कानपुर के स्वास्थ्य सिस्टम में सरकारी लापरवाही का यह अकेला नमूना नहीं है। हैलट के जिस चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस पर ताला लटका हुआ मिला। हम हैलट हॉस्पिटल के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बातचीत करने के लिए आए हुए थे कि आखिर जो सुनील के बच्चे की मौत हुई थी उस पर उनका वर्जन क्या है, क्या कुछ कहेंगे और क्यों उनको कोई स्ट्रेच या कोई व्हील चेयर की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से उनके कमरे के बाहर ताला बंद है और इस वक्त अगर हम आपको टाइम दिखाना चाहें तो दोपहर के 3:38 हो रहे हैं और इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कमरे पे ताला बंद है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो बच्चे बीमार पड़ते होंगे उनको लेकर कितने गंभीर हैं यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और सुनील के बच्चे की जो मौत हुई उसमें भी लापरवाही का अंदाज़ा आप इसी ताले से लगा सकते हैं। तस्वीरें जब ऐसी हृदय विदारक होती हैं तो रोना आ ही जाता है। जी न्यूज के शो ताल ठोके के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और फूट फूट कर रोने लगे। रोज जी, ये बहुत ही हृदय विदारक, आत्मा को ये बहुत ही हृदय विदारक और आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है और मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ देश के राजनीतिक सिस्टम को जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन अंश की मौत के बाद भी हैलट अस्पताल की तस्वीर सुधरी नहीं है। अपनी झुकी हुई पीठ पर इस महिला ने तो अपने घायल बेटे को उठा रखा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यूपी का मेडिकल सिस्टम भी ऐसे ही झुके हुए कंधों पर घिसट रहा है। उन्नाव की रहने वाली सरवरी के बेटे के पैर में फ्रैक्चर है। डॉक्टरों ने उसे एक्सरे कराने को कहा है, लेकिन 250 मीटर दूर एक्सरे रूम के लिए उसे स्ट्रेचर नहीं दिया गया तो उसने भी बच्चे को पीठ पर लादा और चल पड़ी। यह तस्वीर सिर्फ कानपुर की नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही हालात है। सवाल किसी अंश, सुनील या सरवरी का नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का है जो मजबूरी में ऐसे ही सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। कानपुर से राजेश अग्रवाल के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। यह रिपोर्ट बताती है कि देश का हेल्थ सिस्टम खुद ही किसी आईसीयू में भर्ती है और उसे जल्द से जल्द किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत है। हमारे पास देश और उत्तर प्रदेश की बीमार स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आज कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। हमारे देश भारत में इस वक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स यानी इस पेशे से जुड़े हुए 64 लाख ट्रेंड लोगों की कमी है।
132 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में इस वक्त सिर्फ 20,306 सरकारी अस्पताल हैं, जो बहुत कम है। यानी एक सरकारी अस्पताल पर करीब 61,000 लोगों का बोझ है। अगर अस्पताल में मौजूद बेड्स की बात की जाए तो हमारे देश में 1,833 लोगों पर सिर्फ एक बेड मौजूद है। सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है, इसलिए लोगों को अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाना पड़ता है। देश के ग्रामीण इलाकों के 72% लोग और शहरी इलाकों के 79% लोग अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाते हैं। भारत में 1,400 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर कम से कम होना चाहिए। भारत को अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना है तो 2020 तक देश को 4 लाख अतिरिक्त डॉक्टरों की जरूरत होगी। लेकिन अब चुनौती है कि ये 4 लाख डॉक्टर्स आएंगे कहां से। उत्तर प्रदेश में यह समस्या बहुत बड़ी है। करीब 20 करोड़ की जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 861 सरकारी अस्पताल हैं। यानी उत्तर प्रदेश का हर सरकारी अस्पताल करीब 2,30,000 लोगों का इलाज कर रहा है। इन सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 56,000 बेड्स उपलब्ध हैं। यानी सरकारी अस्पतालों के हर एक बेड पर 3,499 लोग हैं। जाहिर है ये आंकड़े चिंता का विषय हैं। वैसे तो हमारा देश मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, चांद तक पहुंच चुका है और विश्व गुरु बनने के सपने भी देखता है। लेकिन जब तक देश की स्वास्थ्य वाली समस्या का इलाज नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ देश का होना जरूरी है। कहने को तो हमारा देश निजी संपत्ति के मामले में दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि दुनिया के 7वें सबसे अमीर देश में करीब 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जाहिर है ऐसे लोग अपना इलाज भी नहीं करवा सकते और यही वजह है कि हमारे देश में गरीब होना किसी अपराध से कम नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम गरीबों के जीवन और उनकी मौत का मजाक उड़ाता है और गरीबों की मजबूरियों का तमाशा देखता है। सिस्टम के ऐसे व्यवहार की वजह से अक्सर गरीबों को यह लगने लगता है कि उनकी गरीबी ही उनका सबसे बड़ा अपराध है। यह स्थिति हमें कई खबरों में भी दिखाई देती है और आज कानपुर से आई इस खबर में भी हमने यही पीड़ा देखी है। उम्मीद है सिस्टम हमारी खबर को देखकर जागेगा और इस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेगा। हमारा सिस्टम गरीबों को लेकर इतना संवेदनहीन है कि वो गरीब की मौत को मौत मानता ही नहीं। वो सिर्फ अमीरों और समर्थ लोगों की मौत का ही संज्ञान लेता है और अमीरों के ही आंसू पोंछता है। गरीब के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। हमारे देश में असहनशीलता को लेकर बड़ी बड़ी बहस होती हैं, बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं। अंग्रेजी में इसे इंटॉलरेंस भी कहते हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवियों की शिकायत है कि हमारे देश में इनटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर असहनशीलता होनी चाहिए, उन्हीं मुद्दों पर हमारा समाज और सिस्टम सबसे ज्यादा सहनशील होता है। यानी जिन मुद्दों को लेकर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, सबसे ज्यादा टॉलरेंस उन्हीं मुद्दों पर है। और इसका कारण यह है कि इन मुद्दों में राजनीति नहीं है। इन मुद्दों पर आप वोट के बड़े बड़े बैंक खड़े नहीं कर सकते और इसीलिए ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन आप सबको इन्हीं मुद्दों को देश का सबसे अहम मुद्दा बनाना पड़ेगा और ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण बहुत गंभीर है और आपके स्वास्थ्य के साथ इसका सीधा संबंध है। यह खबर देखने के बाद आपकी प्यास सूख सकती है। आपको एक गिलास पानी पीने से पहले 10 बार या यूं कह लीजिए कि 100 बार सोचना पड़ सकता है और इस बात की भी गुंजाइश है कि आप कोई भी सब्जी, फल या चावल खाने से पहले यह सुनिश्चित करना शुरू कर दें कि उसे किस राज्य के खेत में और किस तरह के पानी का इस्तेमाल करके उगाया गया है। आज हम आपको एक जहरीले सफर पर लेकर चलेंगे जिसे आप कैंसर यात्रा भी कह सकते हैं। यह खबर आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। अगर आप दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहते हैं या आपका कोई अपना इन इलाकों में रहता है तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि उसे इस विश्लेषण को देखने के लिए इसी वक्त फोन कीजिए, क्योंकि आज हम आपकी जिंदगी से जुड़ा एक जहरीला खुलासा करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत और बड़ौत जिले में लेकर चलूंगा। आपने आज से पहले तक सिर्फ यह सुना होगा कि जल ही जीवन है,
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन देने वाला जल अब लोगों का जीवन छीन रहा है तो आपको मेरी बात पर शायद भरोसा नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां के लोगों के लिए पानी मौत का दूसरा नाम बन चुका है और धीरे धीरे ये पानी यमदूत के रूप में सीधे आपके और हमारे घरों में प्रवेश कर रहा है। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि इन जिलों के गांवों से होकर निकलने वाली जहरीली नदियां गांव वालों की प्यास तो बुझा रही हैं, लेकिन साथ ही उनके शरीर में कैंसर पैदा करने वाला जहर घोल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों में कैंसर तेजी से फैल चुका है। ये जिले हैं बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद। और इसकी वजह है वो जानलेवा पानी जो कृष्णा, काली और हिंडन नदी में लगातार मिलता जा रहा है। दरअसल कृष्णा और काली नदी हिंडन नदी में मिलती है और वही हिंडन नदी मेरठ और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में आकर मिल जाती है। इन जिलों से होकर बहने वाली तीनों नदियों के किनारों पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनमें शुगर मिल्स और पेपर मिल्स हैं। इसके साथ ही चमड़ा उद्योग से जुड़े कारखाने और स्लॉटर हाउसेज भी इन नदियों के किनारों पर मौजूद हैं। इन सभी जगहों से निकलने वाला कचरा यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधा इन नदियों में आकर गिरता है, जिसकी वजह से इन नदियों का पानी हैवी मेटल्स और बेहद खतरनाक केमिकल्स से भर चुका है और यही सीधे तौर पर कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। और मैं आज आपको दिखाऊंगा, मेरे हाथ में इस वक्त तमाम गांवों से लिए गए पानी के सैंपल्स की जांच रिपोर्ट है और इन रिपोर्ट्स में साफ शब्दों में लिखा है कि इन गांवों के पानी में जानलेवा हैवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम और मैग्नीशियम की मात्रा तय सीमा से कई गुना ज्यादा है। मेरे पास इस पानी को लेकर उत्तर प्रदेश जल निगम की एक लैब रिपोर्ट भी है जिसमें पानी में घुले जानलेवा रसायनों की मात्रा का पता चलता है। इन नदियों की टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक नदियों के किनारे बसे सभी जिलों की 45 से ज्यादा इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जहरीले अवशेष सीधे इन नदियों में आकर गिरते हैं जो हर बीतते दिन के साथ पानी में लगातार घुलते चले जा रहे हैं और ये पानी अब जहरीला बन चुका है। ये वो रिपोर्ट्स हैं मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हैं ये हिंडन रिवर के पानी के रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस है। ये तमाम रिपोर्ट्स आप देखिए, इन्हीं नदियों की ये रिपोर्ट्स हैं जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल लगातार राज्य सरकार और संबंधित विभागों को यह आदेश दे रहा है कि इन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए तुरंत साफ पानी की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि सोमवार यानी 29 अगस्त को एनजीटी में हुई सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया गया कि बागपत जिले के डीएम, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उत्तर प्रदेश जल निगम के चीफ इंजीनियर और मैनेजिंग डायरेक्टर 9 सितंबर तक एनजीटी के सामने पेश हों इसी मुद्दे को लेकर। और अगर वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिंडन नदी के पानी से ऑक्सीजन गायब हो चुकी है और इस नदी में फिलहाल जो कुछ बह रहा है वो पानी नहीं है बल्कि एक ऐसा तेजाब है जो पिछले एक दशक में सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। और इसीलिए जी न्यूज की टीम ने आपको जागरूक करने और इस गंभीर स्थिति के बारे में पूरे देश को जानकारी देने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर हमारी टीम ने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा या सुना वो देश के किसी भी नागरिक को डरा सकता है। आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास रहने वाले और जान पहचान वाले लोगों में से बहुत से लोग अब कैंसर की वजह से मरने लगे हैं और अक्सर कैंसर होने की मूल वजह का पता कभी चल ही नहीं पाता। अक्सर जब हमें इस बारे में पता चलता है तो लोग आपस में बात करते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस अमुक व्यक्ति को भी कैंसर हो सकता है। लेकिन लगातार अब आम लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब कैंसर की बीमारी आपको सिर्फ फिल्मों में ही देखने को और सुनने को मिलती थी और बहुत कम लोग इसके शिकार हुआ करते थे। लेकिन अब कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अमीरों की बीमारी नहीं है, अब ये गरीबों की बीमारी भी बनती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी एक वजह आपको हमारे आज के इस डीएनए टेस्ट में देखने को मिलेगी।
आज एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से महज 65 किलोमीटर की दूरी से हम कवर कर रहे हैं दिल्ली के आसपास के जो सटे हुए ज़िले हैं। उसमें बागपत है, उसमें मुजफ्फरनगर है, उसमें गाज़ियाबाद है, उसमें मेरठ है। और हम ये आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ज़िलों से जो नदियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ बहती हैं, और ये बहती हुई नदियाँ दिल्ली के यमुना में जाके मिलती हैं, तो किस तरीके से इन नदियों का जहर, इन नदियों में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आके मिल रहा है, वो किस तरीके से लोगों को विकलांग कर रहा है, अपंग कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और मौत के मुंह में धकेल रहा है। डीएनए के दर्शक कृपया ध्यान दें, ये यात्रा आपको और आपके पूरे परिवार को सावधान भी करेगी और बेहद परेशान भी करेगी। इसलिए अपनी अच्छी सेहत का ख्याल करते हुए आपका इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना जरूरी है। ये नदी जो आज से तकरीबन 30-40 साल पहले चमचमाती हुई नदी हुआ करती थी, आज ये इस हालत में पहुंच गई है कि ये सिर्फ एक काला पानी है। क्या इसको देख के आप कह सकते हैं नदी है? यहाँ लोग इसको नदी नहीं मानते, ये मानते हैं ये एक नाला बहता है जो गांव के बीचों बीच से गुजरता है। हम उन तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ होंगे हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीनियर साइंटिस्ट रहे डॉक्टर CB सिंह। कितना गंदा पानी हो चुका है अभी आज के टाइम में? इन नदियों को नदी ना कह के ड्रेन कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पानी जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट भी आई, उसमें उन्होंने बताया कि ये पानी ना तो पीने लायक है, ना कपड़े धोने लायक है, ना नहाने लायक है, इवन ये इरिगेशन के काबिल भी नहीं है। जो इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो परमिसिबल लिमिट से कई गुना ज़्यादा है। और इस नदी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक 0 है, कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। जल ही जीवन है, ये बात कहने और सुनने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के बागपत और बड़ौत के ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां जल जीवन नहीं देती बल्कि जीवन ले लेती है। इस नदी में जिस तरीके का जहर है, जिस तरीके के हैवी मेटल्स हैं, इसी नदी से सिंचाई होती है। अब देखिए ये पंप लगा है, इसी पंप से, इस पंप का वो हिस्सा पानी में डाला जाता है और उसके बाद इसी पंप से सिंचाई होती है इन खेतों की। जो खेत यहाँ खड़े हैं, ये पंप आप देख रहे हैं, ये पंप यहाँ लगा हुआ है, इसी पंप से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। जो फसल खड़ा होता है उनको सींचा जाता है, उन फसलों में पानी इसी जहरीली नदी का पहुँचता है। जब ये पता है तो डर नहीं लगता कि इससे सिंचाई करने के बाद हम या तो खुद खाएँ या जो भी खाए उसकी हालत क्या होगी? गांव की जो हालत है वही हालत कुछ दिनों में हो जाएगी। तो लगता है, लेकिन क्या करें साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं। हम कहाँ से पैदा करें? जब उस सब्जी तो खानी है, इसी को खाते हैं। तो इसी से सिंचाई होती है? इसी से सिंचाई होती है। बागपत और बड़ौत जिलों के गांवों से निकलने वाली कृष्णा, काली और हिंडन नदियां गांव वालों की प्यास नहीं मिटा रही बल्कि उनका जीवन मिटा रही है। हमें इस गंभीर स्थिति की जानकारी मिली तो हमने सीधे ग्राउंड जीरो जाकर एक सच की पड़ताल करने की ठानी। इन नदियों का पीछा करते हुए हम सबसे पहले गांगनौली गांव पहुंचे और वहां पहुंचने पर हमने जो कुछ भी सुना या देखा उसे जानकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए ज़रा। ये सर कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। हमारे मकान से 200 मीटर की 150-200 मीटर के बराबर में ही नदी बह रही है, कृष्णा नदी। उसका इतना गंदा पानी है, अब से करीब 15-20 साल पहले उसमें बहुत शुद्ध और साफ पानी आता था। पशु नहाते थे, आदमी भी गांव के जाकर उसी में स्नान करते थे। अब इतना गंदा पानी है कि उसमें हाथ डालना भी मुश्किल है। बिल्कुल काला पानी, फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल का पानी
जितनी भी फैक्ट्री यहाँ से लेके हमारे यहाँ से और सहारनपुर तक हैं वो सब बिना ट्रीटमेंट के उसमें अपना पानी डाल दिए हैं। इतना गंदा हो चुका है और वो हमारे नीचे के स्रोत द्वारा हमारे हैंड पाइप और ट्यूबवेलों तक पहुँच गया है। सब पानी एकदम से बर्बाद ख़राब है। चुनाव के टाइम पर जितने नेता लोग यहाँ आते हैं हम सबके सामने कहते हैं कि यहाँ ये पानी का प्रदूषण है, ये बहुत ख़राब है, इससे पानी बीमारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, तो वो आश्वासन तो देकर जाते हैं, लेकिन ये इसको हम इसकी आवाज़ को उठावेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, इसका कुछ रोकथाम करावेंगे, जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है उसको रुकवाएंगे, लेकिन कोई रुकवा नहीं पाया आज तक। अभी हमारी बात हो ही रही थी कि अचानक एक बच्चा आता है। देखने में ये मासूम आपको स्वस्थ लग रहा होगा। हाथ उठता नहीं नो मेरा ये नाम क्या है? ये सिर्फ एक गांव के एक परिवार की कहानी नहीं है। यहाँ लगभग हर परिवार और सैकड़ों गांवों पर सजाए काला पानी साक्षात यमराज बनकर उनकी जीवन लीला का विनाश कर रहा है। लगभग 5 साल के पीरियड में 100 से ज़्यादा कैंसर से और हार्ट अटैक से मौत यहाँ की हुई। पता जब लगा ये डॉक्टर चंद्रवीर जी हैं, एक बार इनके पास जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ का पानी चेक करो आप। तो पानी इन्होंने चेक कराया और उसमें पता लगा कैंसर के मतलब बहुत सारी बीमारी है। उसके बाद में हम यहाँ के लोग जागरूक हुए। पानी पीने की व्यवस्था, कोई उबाल के पीने लगा, जैसे जागरूक करके अब उबाल के पी लो, पानी से बचा जाए। जो ठीक ठाक परिवार है उन्होंने आरओ भी लगवाए, बाकी समाधान कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि अब तो कहीं आसपास के गांव में और दूसरे ज़िलों के गांव में ये भी बात आ गई है कि हमें बेटी नहीं ब्याहनी वहाँ। हाँ जी, कुछ लोग ये भी बता रहे थे, मैंने पूछा भी उनसे। ये भी है, तो ये भी कारण है कि पानी की वजह से लोग अब रिश्ता नहीं करने से सब पता है। हाँ, बीमार हो अपने लड़के को विधवा कौन बैठानी चाहोगा। इस युवा को देखिए, इसकी उम्र 21 साल है, लेकिन इसका शरीर बच्चे से भी नाजुक है। ये इसकी उम्र 21 साल होगी, करीबन 7-8 साल से इसकी हड्डियों में टेढ़ाप, 7-8 साल बाद में इसकी हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो गया था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट करा, किसी भी ट्रीटमेंट से इसको कोई लाभ नहीं हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया। अब इसको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। कृष्णा, काली और हिंडन नदियों के प्रकोप की तलाश में हम एक पहलवान के घर भी पहुंचे, जो कभी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, लेकिन नदियों के गंदे पानी ने इनको पिछले कई वर्षों से घाट पर बिठा रखा है। हम इस गांव में जहां जहां भी गए वहां हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन की तबाही ही देखने को मिली। बिल्कुल, जब तक माँ का दूध पिया बिल्कुल ठीक था। माँ का दूध छोड़ने के बाद जैसे पानी पी, ऊपर का पानी पिया, खाना खाना शुरू किया इसने, तो जब से इसकी हालत ख़राब होती चली गई। इसके बाद हम दूसरे गांव की तरफ बढ़े। अचानक रास्ते में हमारी नज़र शुगर मिल से निकलने वाले एक वेस्ट ड्रेन पर पड़ी। आप बता रहे थे कि ये जो शुगर मिल है पास में, उसका पानी वेस्ट जो है उसका, वो सीधा का सीधा इस कृष्णा नदी के पानी में बिना ट्रीट किया हुआ ही मिलता है। और वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमें दिख रहा है यहाँ से। देखिए, आज की तारीख में तो मिल का सीज़न भी ऑफ है, गन्ने की पेराई भी नहीं हो रखी, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस चलता है और जो वहाँ पे आदमी रहते हैं, उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चलना चाहिए। और जो बदबू आ रखी है, जो पानी का कलर है, ये स्वतः ही इंडिकेट करता है कि कोई ट्रीटमेंट करके पानी को नहीं डाल रहे। और ये पानी यहाँ से शुगर मिल लगभग किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा और ये सीधा हिंडन में जाता है ना। ये सीधा पानी हिंडन में जाता है? सीधा पानी नहीं, कृष्णा में जाएगा। और जो कृष्णा मिलती है वो हिंडन में मिलती है। अल्टीमेटली ये जमुना में ही जाके मिलता है। जमुना में जाके मिलता है। उस नाले के तल तक आ गए हैं हम, जहाँ से उस कोऑपरेटिव शुगर मिल से जो पानी, जो इनफैक्ट जो वेस्ट है, निकल के और इसी स्रोत के ज़रिए सीधा आगे कृष्णा नदी में मिल रहा है। वो कितना ख़तरनाक है ये आप देख रहे हैं, जो पूरा का पूरा वेस्ट निकल रहा है। और डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे कि ऑफ सीज़न है, इस वक्त गन्ने की पेराई नहीं होती है। इस वेस्ट पानी का रंग बता रहा है डॉक्टर साहब कि इसकी हालत क्या है। और इसकी बदबू हम दर्शकों को नहीं बता सकते, लेकिन हम और आप जिस बदबू में खड़े हैं, ये कितनी तीक्ष्ण
दुर्गंध है इसकी। यहाँ पर स्मेल लेना मुश्किल हो रखा है। अदरवाइज़ जो पानी डिस्चार्ज होता है उसके तो पैरामीटर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने गाइडलाइन दी हुई है, और शुगर मिल से तो पानी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो ट्रेड एफ्लुएंट है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है। इट शुड बी जीरो डिस्चार्ज। इस गांव में पहुंचने पर हमारा स्वागत एक बड़े से बोर्ड ने किया, लेकिन अफसोस इस गांव के लोग अपने यहाँ किसी मेहमान को बुलाकर ये तक नहीं पूछ सकते कि पानी पिएंगे। अब देखिए गांव में सरकारी खाना पूर्ति के नाम पे क्या किया गया, जो हैंडपम्प्स लगे हैं उस पर ये लिखवा दिया गया ताकि कागज़ों में ये दर्ज किया जा सके कि हमने तो घोषित कर दिया है कि वो पानी पीने लायक नहीं है, पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसा ही एक हैंडपम्प है इस गांव में जिसमें लाल निशान भी लगा है और जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन अगर ये पानी पीने योग्य नहीं है तो इसकी व्यवस्था सिर्फ लिखने से ये व्यवस्था ख़त्म नहीं हो जाती। सिर्फ लिखने से सरकार और प्रशासन का काम खत्म नहीं हो जाता। बाकायदा इस हैंडपम्प को सील किया जाना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए और इसको ऐसी स्थिति में लाया जाना चाहिए जिससे कि पानी इससे ना आए। लेकिन अब हालत यही है कि एक तरफ लिखा हुआ है कि पानी पीने योग्य नहीं है और जब आप इसका हैंडल चलाते हैं तो पानी बाहर आता है। सिंह साहब, क्या हालात हैं? अभी पानी पीना तो है इससे, और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। जैसा भी कुछ है, विषैला हो या वैसा हो, पानी तो पीना ही है इसका। इस गांव से निकलकर हम अपने तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़े और वो था तबेलागढ़ी गांव। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे बेल्ट का सबसे दूषित पानी इसी गांव में आता है। तो ये है पानी तबेलागढ़ी गांव में जो हैंडपंप्स लगे हैं, और तमाम हैंडपंप्स, हम एक हैंडपंप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे गांव में जितने भी हैंडपंप्स लगे हुए हैं वहाँ यही पानी आता है। यही पानी पीने को विवश हैं। इसी पानी से खाना बनाया जाता है और इसी पानी से बच्चे पलते हैं यहाँ। ये जो तमाम बच्चे मेरे पास खड़े हैं, ज़रा देखिए, सबके हाथों में, ज़्यादातर के हाथों में आपको डंडे दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी से ही अपंगता है, अभी से ही पैरों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। ये बेल्ट जो है ना, इसमें आर्सेनिक और लेड, मरकरी, मैं तो इसकी रिपोर्ट एनजीटी में सबमिट कर चुका हूँ। इसमें बहुत ही खतरनाक तत्व हैं और यही रीज़न है कि जो बच्चे अपंग हो रहे हैं यहाँ पे। लगभग इस गाँव में 600-700 की आबादी में 15 से 20% लोग बीमार हैं। उसमें ज़्यादातर अपंग हैं, और कि जो स्किन डिजीज़ है, त्वचा की बीमारी है, वो तो लगभग 90% लोगों को है। जबकि एनजीटी इस गांव को हाईलाइट करके आदेश दे चुका कि उनको सभी को पीने का पानी मुहैया कराया जाए, लेकिन आज तक है एक बूंद पानी या एक बोतल पानी इस गाँव में नहीं आई। वो तमाम एनजीटी की हिदायतों के बाद, तमाम उनके आदेशों के बाद उन सब की अवमानना हो रही है। और इस एनजीटी में यहाँ के प्रॉपर इस गांव का नाम है, उसमें प्रॉपर इस गांव के बच्चे गए थे, यहाँ के प्रधान लेके गए थे 19 जुलाई को वहाँ पे एनजीटी के 5 जज की बेंच के सामने पेश किया इन बच्चों को। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सोई हुई है, अधिकारी सोए हुए हैं। सरकार और सिस्टम इन गांव और यहाँ रहने वाले लोगों की तकलीफ से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन सिवाय कागजी कार्रवाई के इनकी जानलेवा समस्या के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। वहाँ पर इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी समय से हैं। हालांकि हिंडन में ख़ास तौर से एक तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित पानी, जो हम कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज, और साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। कई साल हो गए नदी ऑलमोस्ट डेड की तरह से नदी चल रही है, और उसका कुछ असर कुछ हैंडपम्प्स पे भी मिला है। वो काली और हिंडन जो नदियाँ हैं, यमुना भी है, यमुना भी पोल्यूशन से तो अभी जो काफ़ी शिकायतें आती हैं और समस्या है, उसमें अलग अलग तरह की जो मेजर्स हैं हम लोग उठा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ पे हमने नया प्रोटोकॉल लागू किया है जिसमें ज़्यादातर कि कम से कम एफ्लूएंट निकले। इस खबर को सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों तक समझने की भूल मत कीजिएगा। हमारी सीरीज के दूसरे हिस्से में आपके मुंह का स्वाद बिगाड़ने वाले विश्लेषण के लिए अपना समय अभी से सुरक्षित कर लीजिए। अमित प्रकाश, जी मीडिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल कैंसर की वजह से 5 लाख लोग मारे जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसे आप एक अलार्म की तरह मानिए। कुछ दिनों पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कैंसर को लेकर डराने वाले आंकड़े जारी किए थे।
आईसीएमआर के मुताबिक सन 2020 तक भारत में कैंसर के 17,30,000 नए मामले सामने आएंगे। आईसीएमआर ने आशंका जताई है कि 2020 तक ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और गर्भाशय के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वो भी काफी डराने वाली है। आईसीएमआर के मुताबिक 2016 में भारत में कैंसर के 14,50,000 मरीज हैं और अफसोस की बात यह है कि इनमें से 7 लाख लोग 2016 में ही मर जाएंगे। नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है और नदियों से ही अक्सर किसी भी देश की संस्कृति और उस देश की सभ्यता का पता चलता है। भारतीय संस्कृति में भी अलग अलग नदियों को माँ की उपमा दी गई है और अक्सर उनके साथ माँ जैसा व्यवहार भी किया गया है। लेकिन आज की दुखद सच्चाई यही है कि अब नदियों का प्रयोग कारखानों से निकले कचरे और रासायनिक पदार्थों को बहाने के लिए किया जाता है। हमारे देश की विडंबना देखिए कि हमारे देश में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है। हमारे देश की पूजा व्यवस्था में भी नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। हर बड़े त्योहार की पूजा में नदियों और उनके जल की अहम भूमिका रहती है। लेकिन इसके बाद भी हम इन्हीं नदियों को गंदा करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे देश में देवियों की पूजा होती है और उन्हीं के साथ बाद में, अगर आपने देखा होगा, महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप होते हैं। यानी नदियों की पूजा करने के बाद हम नदियों को गंदा करते हैं और देवियों की पूजा करने के बाद हम महिलाओं को अपमानित करते हैं। ऐसा दोहरा व्यवहार, ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाला समाज और सिस्टम कभी भी कोई सही निर्णय या फैसला नहीं ले सकता। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक देश भर में 920 ऐसे कारखाने हैं जो भारी मात्रा में अपने कारखाने से निकलने वाला कचरा नदियों में बहाते हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नामक एक गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज गंदा पानी पीते हैं। पीलिया, हैजा, टाइफॉइड और मलेरिया जैसी कई बीमारियां भी गंदे पानी की वजह से होती हैं। वाटर एड रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत में हर वर्ष डायरिया से 1,40,000 बच्चों की मौत हो जाती है। रासायनिक खाद भी पानी को दूषित कर रही है, जबकि कारखानों और उद्योग की वजह से हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। भारत की कई नदियां जैविक सेहत के लिहाज से मर चुकी हैं। इसका असर पर्यावरण के साथ साथ लोगों पर भी पड़ रहा है। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, इस खबर को सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की खबर समझने की भूल मत कीजिएगा। हमारी टीम ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के गांवों का विश्लेषण नहीं किया है, बल्कि वो आपके घर तक भी पहुंचेंगे। अगर आप दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो हमारी अगली रिपोर्ट के लिए आप अपना समय अभी से सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि वो आपके मुंह का स्वाद खराब कर सकती है। क्योंकि हमारी ये कैंसर यात्रा अब कल भी जारी रहेगी और आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि जहरीले पानी की सिंचाई से किस तरह फल, सब्जियां और अनाज भी जहरीला हो जाता है। इस तरह नदी का जहरीला पानी सीधे आपके किचन के अंदर पहुंच जाता है और कैंसर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्टिंग है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और हम आपको बार बार कह रहे हैं, हमारे सिस्टम ने अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इरादा कर लिया है कि वो आपको कैंसर यात्रा पर लेकर चलेगा, लेकिन आपको इस यात्रा पर नहीं जाना है। हमें इस कैंसर यात्रा को रोकना होगा हर कीमत पर। अब हम आपको भारत की एक ऐसी एथलीट से मिलवाएंगे जिन्होंने 100 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है। इस महिला एथलीट का नाम है मान कौर। मान कौर 100 वर्ष की उम्र में 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के 132 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। मान कौर को यह कामयाबी कनाडा के वैंकूवर में आयोजित अमेरिकाज मास्टर गेम्स में मिली है। इन खेलों में 50 अलग अलग देशों के 5,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकाज मास्टर गेम्स का मकसद 30 वर्ष से ऊपर के लोगों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। मान कौर इन खेलों में हिस्सा लेने वाली सबसे उम्र दराज महिला है। हालांकि वो अपने आयु वर्ग में 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने वाली अकेली महिला है, लेकिन फिर भी जिस जिंदा दिली के साथ उन्होंने इस रेस को पूरा किया वो काबिले तारीफ है। मान कौर ने 100 मीटर की ये रेस 1 मिनट 27 सेकंड में पूरी की। मान की हिम्मत देखकर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था। मान कौर जेवलिन थ्रो और शॉटपुट जैसे खेलों में भी हिस्सा ले चुकी हैं। 100 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर मान कौर ने भारतीयों का मान बढ़ाया है और ठीक इसी तरह
101 वर्ष की उम्र में भारतीय मूल के निहाल गिल ने भी 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। मान कौर भारत में रहती हैं और 93 वर्ष की उम्र से अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा ले रही हैं, जबकि निहाल गिल कनाडा में ही रहते हैं। भारत के ये गोल्ड मेडलिस्ट बुजुर्ग एथलीट अगर अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन दोनों की सेहत का राज एक ही है और वो है संतुलित खानपान और नियमित एक्सरसाइज। मान कौर और निहाल गिल घर में पका हुआ भोजन ही लेते हैं। दोनों शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं। मान कौर हर रोज सुबह वॉक करती हैं, हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करती हैं और तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खाती। इसी तरह निहाल गिल भी 101 वर्ष की उम्र में अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। वैसे उम्र की बाधा दौड़ जीतकर लंबी दूरी तक दौड़ने वाली एक और भारतीय का नाम है फौजा सिंह। 105 वर्षीय फौजा सिंह वर्ष 2013 तक दुनिया भर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मैराथन्स में हिस्सा ले रहे थे। फौजा सिंह वर्ष 2013 में 102 वर्ष की उम्र में मैराथन से रिटायर हुए थे, लेकिन वो आज भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कुछ रेसेस में हिस्सा लेते रहते हैं। मान कौर, निहाल गिल और फौजा सिंह 132 करोड़ भारतीयों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग स्वास्थ्य के प्रति उदासीन बने रहते हैं। अक्सर लोग एक्सरसाइज न करने के बहाने तलाशते हैं और अपनी व्यस्त दिनचर्या को खराब खान-पान की आदतों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन सच ये है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए आज हमने 100 साल की उम्र को पार कर चुके भारत के इन 3 खिलाड़ियों की 100% जिंदा दिली का एक डीएनए टेस्ट किया है। जीवन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाला यह विश्लेषण आपको अपने परिवार के हर सदस्य के साथ बैठकर देखना चाहिए। जिंदगी की दौड़ भाग अक्सर लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए दौड़ने का वक्त नहीं देती, लेकिन इन भारतीयों से मिलिए जिन्होंने वक्त और उम्र दोनों को पीछे छोड़कर 100 साल की उम्र को ओल्ड एज नहीं बल्कि गोल्ड एज साबित कर दिया है। सौ वर्ष की मान कौर 93 वर्ष की उम्र से अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रही हैं। कनाडा के वैंकूवर में आयोजित अमेरिकाज मास्टर गेम्स में मान कौर ने अपने आयु वर्ग में 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। मान कौर ने यह रेस 1 मिनट 27 सेकंड में पूरी की। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मान कौर ने रेस को पूरा किया। जिस उम्र में 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में 100 मीटर की दूरी तक दौड़ लगाकर मान कौर ने यह साबित कर दिया कि दौड़ने के लिए रफ्तार की नहीं बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है। मान कौर ने महिलाओं की 100 मीटर की रेस जीती तो भारतीय मूल के निहाल गिल ने पुरुषों के स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। निहाल गिल ने 101 वर्ष की उम्र में 100 मीटर की रेस पूरी की। मान कौर और निहाल गिल दोनों की सेहत का राज वो भारतीय खानपान है जिससे आज की पीढ़ी का मोह भंग हो रहा है। बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड के दीवानों को सुनना चाहिए कि संतुलित खानपान क्यों जरूरी है। No drink alcohol, no alcohol, no meat. Never ever. बहुत खुशी होती है। She says she is happy to participate and she feel that she is doing something for the coming generation. हिम्मत करेंगे भी दौड़ा में छेड़-छेड़। She will try to move faster. भारतीय मूल के मैराथन धावक फौजा सिंह ने भी 102 वर्ष की उम्र तक मैराथन्स में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया को बताया कि फिनिश लाइन कितनी भी दूर हो, लाइफ लाइन की चमक फीकी नहीं होनी चाहिए। वैसे इसे आप इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि ये तीनों पंजाब की उस धरती से ताल्लुक रखते हैं जहां स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ अच्छा खानपान ही नहीं बल्कि जीवन की खुशहाली भी होता है। पंजाब के वो युवा जिन्हें नशे की लत लग गई है, मान कौर, फौजा सिंह और निहाल गिल को प्रेरणा मानकर
अच्छे स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। अपनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए मशहूर मेलबर्न शहर की आज ही के दिन 1835 में स्थापना हुई थी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का प्रकाशन करने वाले ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2015 के सर्वे के अनुसार मेलबर्न वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी यानी अपनी सुविधाओं के साथ लोगों के लिए सबसे ज्यादा रहने लायक शहर माना गया है। हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक भगवती चरण वर्मा का आज ही के दिन 1903 में जन्म हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करने के बाद भगवती चरण वर्मा ने पहले कानपुर और बाद में हमीरपुर में वकालत शुरू की। 1934 में हमीरपुर में काम करते हुए उन्होंने मशहूर उपन्यास चित्रलेखा की रचना की। चित्रलेखा उनकी लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है और इस उपन्यास पर 2 हिंदी फिल्में भी बनी। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहे जाने वाले मशहूर ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड का आज ही के दिन 1871 में जन्म हुआ था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ पर अपनी खोज के लिए 1908 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको यह भी बता दें कि सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन की खोज भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही की थी। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।